हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम आपका देखिए सीटेट का एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया है। तो देखिए सीटेट में सीडीपी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीडीपी आपके सीटेट में, क्योंकि उससे 90 नंबर आपका मजबूत हो जाता है, समझे। क्योंकि सब सब्जेक्ट में आपका 15-15 नंबर का आपका क्या होता है कि आपका पैडागोजी पूछा जाता है। 30 नंबर का तो आपको सीडीपी होता है, और बाद बाकी 4 जो सब्जेक्ट है उसमें 15 नंबर का जो इसी से रिलेटेड आता है। देखिए, आपको हम बताए हुए थे कि 2011 से लेकर हम 2021 तक आपका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, और थ्योरी तो आपका पढ़ा ही रहे हैं। देखिए, प्याजे का हम थ्योरी डाले हुए हैं, समझे। जो नहीं देखे होंगे प्याजे का थ्योरी वो जाके देख लीजिए, क्योंकि देखिए प्याजे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें आपका 2011 से 2021 तक क्वेश्चन भी दिए हैं प्याजे से जो रिलेटेड पूछा हुआ है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उसमें थ्योरी भी है और क्वेश्चन भी, तो जाके देख लीजिएगा। आज देखिए हम आपका 2019 दिसंबर में 2019 में सेकेंड पेपर का आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम सेकेंड पेपर यानी 6 to 8 का, उसका हम आपका सीडीपी का ले आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए सीडीपी का क्वेश्चन ले आए हुए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, आपका सीटेट का ऑनलाइन होने वाला है इस बार। तो इस बार उतना क्वेश्चन सीटेट बनाएगी नहीं तो वह प्रीवियस ईयर रिपीट कर सकती है, समझे। और प्रीवियस ईयर सीटेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके कोई भाई हो या आपको कोई सीनियर हो, उनसे पूछिएगा जो सीटेट क्वालिफाई के होंगे कि प्रीवियस ईयर का कितना महत्व है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका पहला, लिखा हुआ है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तन्या से उनका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैं तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। यानी कहने का मतलब हुआ कि नूर तथा कौन, तन्या एक दूसरे के दोस्त है, समझे। और नूर बोल रही है तन्या से कि आज हम अपना लंच बॉक्स भूल गए हैं, तुम अपना लंच बॉक्स साझा करो, क्योंकि कल हम तुम्हारे साथ अपना लंच बॉक्स साझा किए। देखिए ये चीज़ आपके साथ भी होता होगा कि मान लीजिए दो दोस्त आप लोग होंगे, तो मान लीजिए एक दिन ऐसा होता होगा कि आपके दोस्त लंच लाना भूल गए तो उनको आप खिला लेते होंगे, और मान लीजिए आप कहीं लंच लाना भूल जाते हैं तो वो आपको खिला लेते होंगे। तो यही कह रहा है, तो वही कह रहा है कि लंच साझा किया, मैंने तुम्हारे साथ लंच साझा किया था। लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। यानी कह रहा है कि देखिए एक और चीज़ बताते हैं, जो आपका लॉरेंज कोहलबर्ग थे वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। पूछेगा कि लॉरेंज कोहलबर्ग कौन विकास का सिद्धांत दिए थे? नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिए थे, जिसमें वो 3 अवस्था बताए थे, सॉरी 3 स्तर बताए थे और 6 अवस्था बताए थे। यानी प्रत्येक स्तर में दो दो अवस्था बताया था। 3 स्तर आपका था कि पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, और फिर उसके बाद बताए थे पक्ष यानी उत्तर परंपरागत स्तर, समझे। यानी प्रे कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, समझे। तो इसमें जो बताए हुए थे तो वही चीज़ कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि आपका जो साझा करने वाला होता है कि हम तुम्हारा हेल्प किए थे तुम भी हमको, तो आदान प्रदान हुआ है। ये परंपरागत में आता है आदान प्रदान, इसलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा इसमें? आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझे। कानून एवं व्यवस्था, ये आपका पक्ष परंपरागत में नहीं आता है, समझे। ये आपका पहला वाला में आता है। आज्ञा पालन ये भी आपका, लेकिन ये आज्ञा पालन आपका नहीं होगा, समझे। आपका कौन हो जाएगा? आपका तो 4 नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली पारूपी, देखिए पारूपी विशेषता के बारे में जन सम्मान की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। यानी कह रहा है कि समाज में विभिन्न लिंगों, मुख्य रूप से समाज में 2 लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, समझे। तो ये कह रहा है कि समाज में विभिन्न लिंग के उपयुक्त मानी जाने वाली पारूपिक विशेषता, यानी स्त्रीलिंग के होता है ना व्यवस्था की घर की काम करेगी, पुरुष बाहर के काम करेगा, तो ये सब विशेषता के बारे में जनसाधारण, ये प्राचीन समय से ये चीज़ चला आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? देखिए ये चीज़ होता है जेंडर रूढ़िवादिता, यानी जेंडर स्टूटाइपा कहते हैं कि प्राचीन समय से ये चीज़ चले आ रहा है कि पुरुष घर से बाहर काम करेगा, जो स्त्री होगी घर के भीतर काम करेगी, बाल बच्चा का पालन पोषण करेगी, पुरुष कमा के लाएगा। तो ये सब चीज़ जो प्रारूप बना हुआ है, समान जो अवधारणा बना है, जन सम्मान की अवधारणा, इसे हम कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं, समझे। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि हाल में ही पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है कि जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? देखिए वो चीज़ आपको बताते हैं। जनरली क्या होता है कि पिता क्या करता है, घर से बाहर काम करता है, और आपका महिला जो होती है वो क्या करती है कि आपका घर के भीतर काम करती है। जो ये आपको प्राचीन समय से चलते आ रहा है, ये आपका
एक धारणा बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि पिता घर के कार्य करेगा और माता शासी गतिविधियाँ करेगी, यह किस लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए एक ऑप्शन आपको पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन लिखा है, यह जेंडर पक्षपात को सबसे बताइए। जरूरी जेंडर पक्षपात कहाँ बना रहा है, इसमें दोनों का काम दिया गया है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करेगी, सही बात है, जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करेगी, समाप्त करेंगे, क्योंकि रूढ़िवादिता चले आ रहा है घर जो पुरुष है घर के बाहर काम करेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है पुरुष घर के भीतर काम करेगा, घर का कार्य करेगा, समझे। ये रूढ़िवादिता को समाप्त करिए हो सकता है, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित, स्थिरता का कहाँ है, तो अति कर रहा है, अभी नहीं हो जाएगा। और जेंडर विविधीकरण कहाँ है, विविधीकरण को बढ़ा रहा है, इसीलिए आपका 2 नंबर ऑप्शन सबसे उपयुक्त है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निस्तापन में परफॉर्मेंस होता है के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, जैसे क्या कहते हैं। देखिए वाइगोस्की में जहाँ कोई भी चीज़ मिले, समझे, आपको जब बोले कि सहयोग प्रदान करता है तो याद रखिएगा उसको पार या ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, समझे, इसके फोल्डिंग कहते हैं, एकदम याद रखिएगा, उसी को पार या ढांचा बोला जाता है, समझे। जहाँ भी अब आपको वाइगोस्की में मिला कि जब एक बच्चा फंस रहा था उसको एक टेम्पोररी सपोर्ट दिया जाता है, हेल्प किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं पार या ढांचा कहते हैं। यानी आप एक सपोर्ट दे रहे हैं, टेम्पोररी सपोर्ट दे रहे हैं, यानी सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, समझे। स्कैफोल्डिंग उसको बोला जाता है, समझे। आइए अब अगला आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। देखिए हाइपो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, देखिए कहने का मतलब हुआ कि आदमी परिकल्पित चिंतन यानी परिकल्पना अपने अंदर बनाने लगता है। किसमें होता है, देखिए आपको 4 अवस्था बताए हुए थे कि 4 अवस्था में क्या क्या होता है। देखिए सिंपल हम रिपीट भी करवा देते हैं। पहला जो अवस्था था संवेदित चालक अवस्था था, जो जन्म से कितना साल लाता है, 2 साल लाता है। जन्म से कितना साल लाता है, 2 साल लाता है। फिर आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 2 से 7 साल लाता है। 2 से कितना साल लाता है, 7 साल लाता है। तीसरा आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 साल। और आपका अमूर्त संक्रियात्मक 11 से 15 माना जाता है, यानी 11 से ऊपर माना जाता है। देखिए जो आपका परिकल्पित जो निगमनात्मक तर्क होता है वो आपका चौथा में आता है, यानी अमूर्त में आता है, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, समझे। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है, समझे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए पहला में अनुकरण बच्चा करता है, उसमें मानसिक निरूपण बनता है, तो ये पहला में होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक होता है, बच्चा कोई एक पक्ष का काम करेगा उससे दूसरा पक्ष नहीं होगा, इसमें संधारण में कमी रहेगा, यानी बच्चा को कोई चीज़ दो मान लीजिए चीज़ में, एक छोटा चीज़ में पानी रखा हुआ है छोटा बोतल में, एक बड़ा बोतल में 1 ही लीटर पानी रखा है, उसमें भी 1 लीटर, तो बड़ा वाला को बताएगा बड़ा, इसमें संधारण की कमी रहता है, समझे। और तीसरा में बच्चा मूर्त चिंतन स्टार्ट कर देता है, समझे। तो ये आपका चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस में होता है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ये चीज़ हम पियाजे वाला में कराएं, जो वीडियो पियाजे वाला नहीं देखे जाके देख लीजिए, समझे। छठा क्वेश्चन आपका है कि डैश के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है, क्यों। देखिए जहाँ भी आपको मिलेगा सामाजिक सांस्कृतिक, जहाँ भी शब्द मिल जाए एकदम याद रखिएगा कान खोल के, जहाँ भी सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा मिल जाए, सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा, एकदम आँख मूंद के वाइगोस्की मारिएगा, जहाँ भी आपको मिल जाए सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा, क्योंकि वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, समझे। तो आपको जहाँ भी 3 शब्द मिले आँख मूंद के किसको मारिएगा, आंसर टिक कीजिएगा, आपको लेव वाइगोस्की को टिक कीजिएगा, समझे। लॉरेंज कोहलबर्ग आपका दिया हुआ था नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे आपका दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और अल्बर्ट बंडूरा आपका सामाजिक प्रक्षेपण यानी बच्चा मॉडलिंग का मॉडल का सिद्धांत दिया, बच्चा मॉडल करके सीखता है कोई चीज़ को, यानी मतलब एक तरह का देख कर सीखता है, समझे, जो गुड़िया प्रयोग किया था। फिर 7वां क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तार्किक बहस के प्रयोग कर, देखो हस्तोत्साहित जहाँ भी रहेगा ना ऑप्शन कटा जाता है, समझे। प्रोत्साहित रहता तो वो सही होता है, लेकिन हतोत्साहित जहाँ भी रहेगा ऑप्शन कटा जाएगा। दूसरा है कि ऐसी समस्या प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, ये हो सकता है, लेकिन चारों ऑप्शन हम पढ़ेंगे। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए हम आपको पहले भी बताए थे, जहाँ भी केवल सीटेट के सीडीपी में लग जाता है ऑप्शन कटा जाता है, समझे। फिर है केवल, देखिए इनमें केवल है, ये भी कटा गया, तो बच गया कौन, आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। हस्तसाहित्य भी बोले थे, जहाँ भी रहता है ऑप्शन कटा जाता है, तो भी देखिए ये सब चीज़ जो टैग वर्ड होता है ना, इसको आप लिख लीजिएगा कि ये निगेटिव वर्ड होता है, जिस वर्ड में लग जाता है वो ऑप्शन कट जाता है, तो आपको
ऑप्शन छांटना बहुत आसान हो जाएगा, समझे। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। पहला है ध्वनि ताल एवं शब्द। देखिए, जिसमें तार्किक गणितीय बुद्धि होगा ना, तो बच्चा क्या करेगा कि एक मैथ वाला गुण आ जाएगा, तो पैटर्न की खोज करेगा, तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करेगा, ये सब चीज़ आएगा, समझे। तो चारों ऑप्शन पढ़ते हैं कि ध्वनि ताल एवं शब्दों के अर्थ के प्रति संबंध। ध्वनि ताल वाला तो होगा नहीं, इसमें ये चीज़ नहीं है। बुद्धि बताया था हार्वर्ड गार्डनर जो थे, बहुबुद्धि के सिद्धांत दिए थे, जिसमें बताया था बुद्धि। देखिए, पहले वो 7 प्रकार की बुद्धि बताया था, लेकिन बाद में फिर 8वां और 9वां 2 और बुद्धि जुड़ा, तो 9 प्रकार का बुद्धि हो गया, समझे। तो वही उसमें ही एक गणितीय बुद्धि होता है, जिसमें बच्चा क्या करता है कि उसी में तर्क करने लगता है, कोई चीज़ का पैटर्न खोजने लगता है। तो ये आपका ऑप्शन देखिए कौन हो सकता है, आइए हम देखते हैं। देखिए, पहला ध्वनि ताल वाला तो होगा नहीं। दृश्य स्थानिक परिवेश, ये भी स्थानिक बुद्धि में आता है। संगीत वाला होगा नहीं, संगीत बुद्धि में आएगा। तो बच गया कौन आपका चौथा नंबर के पैटर्न की खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता है। फिर आपका 9वां क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतें, कौशल, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए, ये चीज़ आपको पहले ही बताए थे कि एक सामाजिक प्राणी के रूप में बदलना, यह क्या कहलाता है आपका, एक समाजीकरण कहलाता है। तो कौन आपका हो जाएगा, सोशलाइजेशन, यानी ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका बारे निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। जहाँ भी आपको पर्यावरण वाला शब्द मिले ना, तो ऑप्शन जहाँ पढ़ लीजिएगा, दोनों का पारस्परिक संबंध मिलेगा और विकास के बारे में बात करेगा, तो वही आंसर हो जाएगा। तो पहला का ऑप्शन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का एकमात्र कारण, एकमात्र भी जहाँ रहे ना, वो भी ऑप्शन कट जाता है, आनुवंशिकता है। पर्यावरण से होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता, ये भी दोनों रहता है, सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि परिवेश प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। पूर्ण भी जहाँ शब्द मिले वो भी ऑप्शन कट जाता है, समझे। तीसरा है मानव विकास, तीसरा आपका है मानव विकास को न तो दोनों ऐसा तो नहीं होगा कि कोई प्रभावित नहीं करते, भी कट जाएगा। बच गया कौन चौथा, जहाँ भी आनुवंशिकता तथा पर्यावरण का पारस्परिक संबंध, जहाँ भी ऑप्शन मिल जाए आंख मूंद के मारिए आप, समझे। आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एकदम आंख मूंद के एकदम आंसर यही होगा, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ देते हैं। देखिए, दूसरा का ऑप्शन है निष्क्रिय लगा दिया, एकदम आंख मूंद के इसको काट दीजिए, समझे। तीसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराना, रटना, ये सब जहाँ भी मिलेगा ऑप्शन काट दीजिए। शिक्षक के निर्देश, निर्देश भी जहाँ भी मिल जाएगा ऑप्शन काट दीजिए। अनुसरण भी देगा, ऑप्शन कटा जाता है, समझे। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं समंग, व्यापक उसी को समंग को ही बोलते हैं, में क्या शामिल है। केवल जहाँ भी ऑप्शन मिले आंख मूंद के काट दीजिए, हम आंख मूंद के काटिए, समझे। केवल जहाँ भी मिले था ना, तो समाचार न वाला तो दोनों कैसे नहीं होगा, कोई तो होगा। लास्ट में ऑप्शन यही ना, विविध, जहाँ भी मिले आंसर वही होता है ज़्यादा, विविध मतलब मिसलेनियस होता है, समझे। देखिए, ऐसे भी आप 17 नंबर जो 12 नंबर क्वेश्चन है, सतत मतलब क्या होता है, रेगुलर, और व्यापक मतलब होता है कि संपूर्ण पक्ष का मूल्यांकन करना। ये क्या कहता है, विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं कलात्मक आकलन का प्रयोग करते हैं। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, समझे। आइए 13 नंबर क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उनके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणात्मक रूढ़िवादिता आकांक्षा के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करना। यानी कह रहा है कि मान लीजिए कोनो परिवेश से ऐसा बच्चा है, मान लीजिए दिल्ली कोई झारखंड का बच्चा पढ़ने गया, कहूँ का बच्चा पढ़ने गया, तो वहाँ का टीचर बोलने लगा, वहाँ का आदमी बोल रहा है, मतलब झारखंड के जो अगल बगल है, इस क्षेत्र का आदमी नहीं अच्छा पढ़ता है, नहीं अच्छा कर सकता है। तो मान लीजिए आप वो बच्चा स्कूल में पढ़ने गया, तो टीचर कैसे उसको मतलब ये रूढ़िवादिता को कम कर सकता है। तो देखिए, वही ऑप्शन पहला है कि इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा, अनदेखा जहाँ भी ऑप्शन में मिले ना आँख मूंद के काट दीजिए, समझे। दूसरा है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों को विद्यार्थी के प्रतियोगिता भी जहाँ मिले काट दीजिए। विद्यार्थियों की पढ़ाई छोड़ के किसी अन्य क्षेत्र में शामिल करने से ऐसे कैसे, बच्चा का जो अथी है लास्ट में जो ऑप्शन बचेगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन पढ़ते हैं क्या लिखा, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल, यानी जो छोटा छोटा वर्ग से जो अच्छा करके आया हुआ है, अरे छोटा बच्चा कोई ऐसा वर्ग होगा जहाँ से बच्चा आईएएस बना होगा, तो उसका हम लोग कहानी सुनाएंगे, तो बच्चा वो भी मोटिवेट होगा, वो भी पढ़ने लगेगा, समझे। कि कमजोर था, ये था, इतना परिवेश खराब था, फिर भी बच्चा पढ़ के आईएएस बना, ये सब की कहानी बताएंगे, कोई महापुरुष की कहानी बताएंगे, तो बच्चा क्या होगा, मोटिवेट होगा। तो 4 नंबर आपका आंसर सही होगा। फिर है 14 नंबर की एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के साथ सीखने की क्षमता होती है, एकदम सही बात है। सब ऑप्शन पर अशक्त अंश के प्रति दया हुआ वाला दिखाना तो है नहीं, ये भी कट जाएगा। बच्चा को अपाहिज, बच्चा मंद, ये तो बंटना नहीं है, केवल जहाँ रह कट जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
15 नंबर आपका है कि एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई। यह क्या होता है? देखिए, पहला यह स्वालीन विद्यार्थी स्वालीन नहीं होता है, अपने से करता तो क्या दिक्कत है। दूसरा, सृजनात्मक विद्यार्थी में ये चीज़ नहीं होता है। अधिगम आवश्यकता वाले भी, देखिए अधिगम इसको सीखने में दिक्कत हो रहा है, अधिगम तो ए हो सकता है, सी नंबर ऑप्शन। मानसिक क्षति रहता देता है, कुछ करिए नहीं पाता, समझे, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर है आपका कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। पहला है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का टेस्ट, जहाँ भी रटने मतलब ये अभ्यास वाला जहाँ भी मिले ऑप्शन आँख मूंद के काट दीजिए, समझे। दूसरा है विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप तार्किक का प्रयोग करना, निर्देश बोले हैं जहाँ भी रहे ऑप्शन कटा जाएगा। तीसरा है अत्यधिक लिखित गृह कार्य, ये सब देना नहीं है, समझे। और नकल करने पर दबाव बनाना, ये भी नहीं होगा। ये सब प्रतिभा, ये सब ऑप्शन छोड़िए, लास्ट वाला एकदम सही हो जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, जो 4 नंबर सबसे परफेक्ट है। 17 नंबर आपका है कि एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है। आप सारी चिंतन पर बल देके, फिर है अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, चौथा है अनेक परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित करना तथा मूल विचारों को स्पर्श देना। देखिए आपका जो यहाँ आप सारी चिंतन दिया है, और देखिए ये दोनों सही हो सकता है, लेकिन दोनों में सबसे बेटर ही है, क्योंकि सृजनात्मकता में मूल विचार को महत्व दिया जाता है, समझे। तो यहाँ पर आपका अपसारी चिंतन भी आपका सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि अपसारी चिंतन आपका जब ऑप्शन 3 नंबर नहीं रहता तो हो सकता था 1 नंबर, लेकिन 3 नंबर जो ऑप्शन है सबसे बेटर है, क्योंकि अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करना है। तो आप सारी चिंतन में वही ना होता है, और मूल पर विचारों को महत्व देते हुए, उसका जो मूल विचार है उसको महत्व दे, ओरिजिनल जो आइडियाज है उसको महत्व देते हुए, इसीलिए इसका 3 नंबर ऑप्शन सबसे बेटर हो जाएगा, समझे। देखिए आपको इसे एक और चीज़ बताते हैं, देखिए, और हतोत्साहित जहाँ भी आपको बोले थे जहाँ भी रहेगा कट जाएगा, तो ए वाला तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, आपका यही बच जाएगा। और ये चीज़ हो सकता था 1 नंबर, लेकिन जब 3 नंबर ऑप्शन नहीं रहता तब। 18 नंबर आपका है निम्नलिखित में कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अभिगम का पक्ष लेता है। पहला है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने, तो परीक्षण जहाँ भी टेस्ट रहेगा ना, ऑप्शन एकदम आँख मूंद के काट दीजिए, परीक्षण को टेस्ट बोलते हैं। दूसरा है बच्चों को पढ़ने के लिए पुरस्कार जहाँ रहे, ऑप्शन आँख मूंद के काटिए। केवल लग गया निर्देशनों के लिए केवल, एकदम आँख मूंद के। चौथा नंबर, देखिए आप 10 को सेट बना लीजिएगा ना, तो आपका CDP में हम गारंटी लेते हैं आपका 27, 28 नंबर, 29 नंबर ऐसे आने लगा, समझे। आप खाली 10 को हम बना रहे हैं वीडियो, उसी को आप अच्छा से देख लीजिए। 19 नंबर आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। समस्या के मूल्यांकन में बिल्कुल ध्यान नहीं देना, एकदम आँख मूंद के काट दीजिए। दूसरा है आपका क्रियात्मक अन्यात्मक एक वस्तु केवल जहाँ रहे, आँख मूंद के काट दीजिए। उसके बाद है प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम को सीमित करना, एक ही आयाम तो होगा नहीं। समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, जो समस्या है उसको भिन्न भिन्न मतलब तरीकों से, तो यही आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। 20 नंबर आपका है निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, करा नहीं है। पहला है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, एकदम सही बात है। दूसरा है प्रयोगम परीक्षण, ये भी सही बात है, लेकिन कह रहा है नहीं, निगेटिव आंसर देना है। तीसरा है संवाद एवं परिचर्चा, यही सही बात है कि बच्चा को संवाद एवं परिचर्चा का डिस्कशन करने के लिए बोले, दिए गया दोहराना बोले हैं जहाँ भी रहेगा निगेटिव हो जाता है, लेकिन वहाँ पर बोल रहा है शिक्षण प्रणाली का प्रभावशाली शिक्षण नहीं थे, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 4 नंबर। 21 नंबर आपका है कि शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार का बर्ताव कर सकता। वाला है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहना, ऐसे कह सकते हैं बच्चा नहीं मन लगा के पढ़ रहा है, तो ये होगा नहीं, काट दीजिए। पूरी कक्षा से डांटना भी नहीं है, उनकी बात करें, उनकी सही बात है, उनकी रुचि का पता करेंगे, बच्चे को पढ़ने में नहीं, सही हो सकता है। उन्हें गिरी काज करें, ये सब होगा नहीं, तो आपका पहला नंबर तीसरा नंबर आंसर 21 का हो जाएगा। फिर 22 नंबर है संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए, देखिए पूर्व ज्ञान जो होता है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, आप लेसन प्लान बनाएंगे तो वहाँ पूर्व ज्ञान नहीं, बच्चा का पूर्व ज्ञान के आधार पर हमको पढ़ाना है, यानी ये सही हो जाएगा। अनुबंधन तो आपका आ गया, व्यवहारवादी में दंड आपका सीटेट में तो ऑप्शन ए काट दीजिए, यंत्र याद करना है एकदम आँख मूंद के काट दीजिए, आपका ए नंबर 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर है बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, सही बात है, जो आप बनाए हुए हैं
सहानुभूति मतलब एक अपना एक मतलब कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, समझे। तो कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, गलत कॉन्सेप्ट हो सकता है या सही हो सकता है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी उसको चुनौती देना चाहिए कि चीज़ को आप सिद्ध कीजिए, कैसे आप बोले हुए हैं, समझे। तो ये चीज़ सही हो सकता है, लेकिन सब पढ़ते हैं। बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, कैसे गलत बता दीजिएगा एक आप उससे प्रूफ मांगे, बच्चा को भी तो प्रूफ मतलब कोई चीज़ को प्रूव करने के लिए समय दीजिएगा कि आप कोई बोला है तो प्रूव करने के लिए समय दीजिए। तो ये क्या हो जाता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चों के विचारों से अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं, बच्चों की इन विचारों को डांटना चाहिए। डांटना तो जहाँ भी मिलेगा एकदम आँख मुँह निकाल दिए, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर है कि संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। एक दूसरे स्वतंत्र तो होगा नहीं। देखिए कैसे, तो मान लीजिए कि आपका तबीयत खराब, मान लीजिए आप गुस्सा है, तो आपका दिमाग उस समय काम करेगा, आप पढ़ पाइए, संज्ञान आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा। इसीलिए दोनों में संबंध है, यानी आपका मुंड मान लीजिए खराब, उस दिन आप नहीं पढ़ पाइएगा, मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करेगा, इसीलिए आपका ई तो गलती हो जाएगा। एक दूसरे में संबंध तो होता ही है, समझे। एक दूसरे में क्या होता है, संबंध होता है। दूसरा है कि एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है। एक दिशीय नहीं होता है कि ये उसको प्रभावित करता है। मान लीजिए, सिंपल समझिए, संज्ञान आपका ठीक नहीं रहेगा, मान लीजिए आप मेंटली रूप से आप क्या रहिएगा, परेशान रहिएगा, तो आपका मतलब संवेग यानी इमोशन आपका ठीक नहीं रहेगा। तो एक दिशीय नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी एक दिशीय, वही चीज़ लिखा हुआ है, उल्टा कर दिया है। ये चीज़ होगा द्विदिशीय होता है, यानी दोनों एक के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होता है, समझे। यानी एक दूसरे से दोनों प्रभावित होता है। यानी मान लीजिए, सिंपल समझिए, एक बीमार होगा तो दूसरा भी बीमार होगा, दूसरा बीमार होगा तो ये भी बीमार होगा, ऐसे समझिए, समझे। तो आपका चौथा नंबर हो जाएगा आंसर। 25 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। पहला है विद्यार्थियों की रुचि, फिर है विद्यार्थियों के संवैविक स्वास्थ्य, ये भी सही है, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, ये भी है, और आपका ये चारों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, समझे। कि जो विद्यार्थी को कौन अधिगम प्रभावित करता है, विद्यार्थी की अभिरुचि, उसका अभिरुचि भी डिपेंड करता है सीखने में। मान लीजिए उसको सीखने में, बच्चा को अभिरुचि है नहीं तो कहाँ से सीख पाएगा। इसका चारों सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की सामूहिक स्वास्थ्य, बच्चा बीमार है तो वहाँ सीखेगा। मान लीजिए जिसका तबीयत खराब होगा, फीवर हो जाएगा, तो बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पाता, तो यही सही प्रभावित करता है। शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, मान लीजिए आप शिक्षण विद्यासन पढ़ा रहे हैं जो बच्चा का समझ नहीं है, तो शिक्षा शास्त्रीय रणनीति भी महत्वपूर्ण निभाता है। विद्यार्थी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी वहाँ पर डिपेंड करता है सीखने में, समझे। मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी में पढ़ा है, आप वहाँ इंग्लिश ठूस रहे हैं, तो क्या वहाँ बच्चा को सीखने में दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए चारों सही हो जाएगा। 26 नंबर, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यानी कैसे सार्थक संरचना होगा। सामाजिक पारस्परिक क्रिया सही हो सकता है। देखिए दूसरा नंबर में अभ्यास हम बोले हैं, जहाँ भी आँख मूंद के काट दीजिए, समझे। पुरस्कार दंड आँख मूंद का नहीं, उद्भव आपका स्किनर थॉर्नडाइक का है, इसलिए आपका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर है कि एक विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना। ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है। देखिए कहने का मतलब है कि एक विद्यार्थी पुरस्कार पाने के लिए मतलब कोई भी काम कर लेता है, समझे, कोई भी गतिविधि कर लेता है, क्योंकि उसमें चाहे मन लगे चाहे नहीं लगे। तो इसको क्या संभावना स्थिति उत्पन्न हो सकता है, अधिगम के प्रति मतलब सीखने के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति, यानी एक मतलब क्या उत्पन्न हो जाएगा उसमें, एक मतलब भौतिकवादी, यानी एक मशीन टाइप का वो बन जाएगा। यानी मशीन में जब हम तेल डालेंगे तभी वो चलेगा, यानी समझ रहे हैं कि जब उसको पुरस्कार मिलेगा तभी वो काम करेगा, समझे। तो यही आपका आंसर सही लग रहा है, लेकिन सभी हम ऑप्शन पढ़ते हैं। समझने के लिए अधिगम से आनंद, देखिए अब वो पुरस्कार के लिए करा तो उसको आनंद से क्या मतलब, उसको पैसा मिलेगा तो काम करेगा, नहीं मिलेगा नहीं करेगा। आनंद किसको मिलता है, जो काम में उसको रुचि होता है। पुरस्कार ये तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुरस्कार उसको मिलता है, तो ये भी गलत है। अन्य लोगों को खुश खुश करना ही नहीं है, पैसा उसको पैसा मिलेगा तो काम करेगा, नहीं मिलेगा, यानी मशीन की तरह एक काम कर रहा है। इसको तेल डालिएगा तब वो काम करेगा, तेल नहीं डालिएगा तो काम नहीं करेगा। फ्री वाला काम यहाँ नहीं होगा, ऐसे समझिए। 28 नंबर है आपका कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। यह विभिन्न संस्कृति संदर्भों में सार्वभौम रूप से, सार्वभौम मतलब होता है यूनिवर्सल रूप से। देखिए समान सब जगह कैसे हो सकता है, सबका विकास बाल्यावस्था का अलग अलग होता है, संस्कृति संदर्भ में सबका अलग अलग संस्कृति है। दूसरा है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, सही बात है। यह क्या है, एक तरह का सामाजिक संरचना, यह ऑप्शन आपका सही हो सकता है, समझे। तो ये सही हो सकता है। तीसरा पढ़ना, यह कि बच्चे दृष्ट रूप से पैदा होते हैं और उसे सब बनाना होता है, ये गलती बात है। बच्चा एक कोरा कागज होता है समझे। ये दृष्ट मतलब ये भी मतलब होता है एक पदार्थी टाइप का। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, उसके गुण पूरी तरह से परिवेश द्वारा, पूरी तरह से परिवेश कहाँ पूर्ण बोले ना, पूरी जहाँ भी रहे ऑप्शन कटा जाता है, ये भी आपका गलती हो गया, समझे। तो आपका 2 नंबर सही हो जाएगा।
29 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। मध्य बाल्यावस्था कहने का मतलब आपका हो गया कि आपका मध्य बाल्यावस्था बोल सकते हैं 6 से 8 साल का बीच का समय बोल सकते हैं। शारीरिक वृद्धि एवं विकास, देखिए बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि विकास रुक जाता है, समझे, फिर किशोरावस्था में होने लगता है, बाल्यावस्था में रुकता है और किशोरावस्था में स्टार्ट हो जाता है वृद्धि। ये भी गलती हो गया पहल का। दूसरा का है अमूर्त सोच, आपका ये आता है किशोरावस्था में, भी कटा जाएगा। बच्चे तार्किक अमूर्त रूप से सुना, ये सही हो सकता है। चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी चालित, देखिए पहला होता है, पहला नहीं स्वस्वावस्था में चीज़ होता है, तो नहीं आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर है, देखिए आपको ये चीज़ पहले भी बताया था, परिवार जहाँ भी होगा तो प्राथमिक मतलब आपका होता है एजेंसी होता है, तो ये प्राथमिक होता है, स्कूल जहाँ भी रहेगा द्वितीयक होगा, याद रखिएगा, परिवार प्राथमिक स्कूल द्वितीयक, समझे। तो परिवार या आस पड़ोस क्या होते हैं आपका प्राथमिक है, विद्यालय पीर ग्रुप ये सब द्वितीयक में आते हैं, समझे। तो हो गया, अब आपको जितना ही बचा हुआ है सब आपका CDP करवा देंगे। थैंक यू।